नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। आतिश केशरवानी निवासी प्रीतम नगर थाना धूमनगंज प्रयागराज द्वारा थाना धूमनगंज में सूचित किया कि आज दिन में जब वह घर से बाहर बैंक के लिए निकला था, उसके घर पर घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पिता, माता, पत्नी एवं बहन, उसके परिवार के 4 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 441/2020 धारा 302 आईपीसी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान शक होने पर वादी मुकदमा सूचनाकर्ता आतिश केसरवानी से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला उसने अपने अवैध संबंधों से उत्पन्न होने वाली रुकावटों को खत्म करने के उद्देश्य से पैसे देकर किराए की गुंडों से हत्या की और स्वीकार किया। पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में पुलिस द्वारा जल्द खुलासा करने पर क्राइम ब्रांच धूमनगंज पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा 50,000 इनाम देने की घोषणा भी की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते 51 दिन बाद कुछ अनुमत दुकानें खोलने से बाजार में रौनक दिखाई दी। हालांकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुली हैं। वाहनों की आवाजाही भी अब बढ़ने लगी है। पुलिस ने भी कई जगह से मुख्य मार्गों पर बल्लियां लगाकर बनाए गए बैरिकेड्स को हटा दिया है। ऐसे में आगामी दिनों में बाजारों में आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद से ही लॉकडाउन शुरू हो गया। इसके कारण सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद थी और आमजन की आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। सरकार जिला प्रशासन की ओर से दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने के कारण बुधवार से बाजार में दुकानें खुलने लगी हैं। शहर में 51 दिन से दुकानें बंद रहने के कारण दुकानदार साफ सफाई में लगे रहे। इसके कारण बाजार में अन्य दिनों के मुकाबले चहल पहल भी दिखाई दी और पुलिस की सख्ती भी कम होने से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चा हुआ चोरी। परिजनों ने लगाया अज्ञात महिला पर बच्चा चोरी का आरोप। सवालों की घेरे में आया स्वास्थ्य विभाग। कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे चोरी हुआ बच्चा चोरी की घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बच्चा चोर महिला। मामला शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र का। एटा जनपद से आ रही एक बड़ी खबर। अब एटा जनपद हुआ कोरोना वायरस से मुक्त। एटा सीएमओ अजय अग्रवाल ने दी जानकारी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बागवाला में बने L1 अस्पताल में भर्ती आखिरी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एटा जनपद में आज आई 33 रिपोर्टों में सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। आखिरी कोरोना संक्रमित मरीज की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग आज कोरोना पॉजिटिव मरीज को शाम तक डिस्चार्ज कर देगा। एटा जनपद में अभी भी 207 लोग अलग अलग जगह क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती हैं। आज के दिन हमें अभी तक 33 रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी हैं और ये सभी रिपोर्ट्स हमारी नेगेटिव हैं। इसमें 2 रिपोर्ट्स हमारे उस व्यक्ति की शामिल हैं खेतपाल से, जो हमारा एडमिट है बागवाला एंड फैसिलिटी का, तो उसकी भी दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं और आज उसको शाम को डिस्चार्ज कर देंगे। सर, अभी तक मतलब पूरे ज़िले में कितने लोग क्वारंटीन किए हुए हैं? जितने भी हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन हैं उसमें 207 रोगी जो हैं हमारे अभी एडमिट हैं और इसमें हमारे सेंट मैरीज में ज़्यादा है 117। बाकी रोगी हमारे जो है JLN डिग्री कॉलेज में। शाहजहांपुर गुरुवार को नगर छोटे 2 भाई बहन ठेले पर तरबूज रखकर नन्हे हाथों से उस ठेले को चलकर तरबूज बेच रहे थे। इस दौरान बच्चों को तरबूज बेचता देख लोग ठिठक गए। बच्चों से जब छोटी उम्र में ठेला चलाकर तरबूज बेचने का कारण पूछा गया तो बच्चे रो पड़े। बच्चों को जैसे तैसे चुप कराकर कारण जानना चाहा तो बच्चे ज्यादा कुछ तो नहीं बता सके। बच्चों ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो लोग छोटी रेलवे लाइन के पास रहते हैं। उनके पिता का नाम पप्पू है। पिता क्या करते बच्चे यह तो नहीं बता सके, पर इतना जरूर बताया कि घर पर खाना न होने के कारण तरबूज बेच रहे हैं। बेटा, आप इतने छोटे हैं उम्र में और क्या मजबूरी आ गई जो आज आप तरबूज लेके निकले हैं ठेले पे, आप और आपकी बहन? क्या मजबूरी थी? बताओ बेटा। पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, क्या कौन है घर पे? कोई है नहीं बड़ा? क्या मजबूरी आई? खाने पीने को लेके कोई दिक्कत आई लॉकडाउन में? क्या दिक्कत आई बताओ थोड़ा। कितने दिन से? अरे फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे यार। ना बेटा रो मत, बेटा
बेटा रो मत, बेटा रो मत, बचाओ बचाओ, रोने वाली नहीं बात है। राहुल पीछे हटो। बेटा रो मत, क्या परेशानी हुई तुम्हारे घर पे? हैं? खाने को नहीं है घर पे? अच्छा, तभी आज तुम ये तरबूज वगैरह लेके निकले हो बेचने। अभी सुबह कितने घंटे से निकले हो? सुबह से लगभग कितने क्या बेचे तुमने? 300 रुपये तरबूज बेचे। कहाँ रहते हो? अच्छा, लगभग लॉकडाउन चल रहा है, क्या कोई अभी तक तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया? सरकार किसी की तरीके कोई भी सहयोग नहीं मिला तुम्हें? क्या नाम है बेटा आपका? पापा क्या नाम है? एटा में लॉकडाउन के दौरान भी बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आज कोतवाली क्षेत्र में डीएम आवास के ठीक सामने और एसएसपी कार्यालय के पीछे वाली सड़क पर दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर कैनरा बैंक से रुपए निकालकर ला रहे अधिवक्ता से 20,000 रुपए की दिन दहाड़े लूट कर ली। अब दोनों बेखौफ बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए और डीएम आवास और एसएसपी कार्यालय पर इतनी पुलिस होने के बावजूद भी किसी के कानों कान तक भनक नहीं लगी, जबकि बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना को जिले के दोनों मुखियाओं के कार्यालय और आवास के पास अंजाम दिया। पीड़ित अधिवक्ता ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर लूट का मामला दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना कैनरा बैंक के निकट एसएसपी कार्यालय और डीएम आवास के पास की घटना है, जहां एक वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव वशिष्ठ नगर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित कैनरा बैंक से 20,000 रुपए निकालकर कचहरी की तरफ जा रहे थे। तभी डीएम आवास के ठीक सामने दो बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता के माथे पर तमंचा तान दिया और जेब में रखे 20,000 रुपए निकालकर लूट लिए। अपने साथ हुए इस हादसे से परेशान अधिवक्ता संजीव कुमार ने अपने साथी अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय उपाध्याय को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। तभी अधिवक्ताओं ने पुलिस को सूचना देते ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। वहीं पीड़ित अधिवक्ता संजीव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर लूट के मामले में तहरीर देकर एफआईआर करा दी है। लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े डीएम आवास और एसएसपी कार्यालय के बीच बदमाशों ने सरेआम दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। संजय उपाध्याय, एडवोकेट, सेक्रेटरी कलेक्टेड वारेटा। सेक्रेटरी साहब, आज आपके अधिवक्ता के साथ में लूट हुई है, क्या है पूरा मामला? एक अधिवक्ता थे संजीव कुमार वशिष्ठ, ये कैनरा बैंक से 20,000 रुपये निकाल के लेके आए जी। और देखिए पास में ही एसएसपी ऑफिस है जी। बराबर में ही डीएम आवास है जी। और सामने डीएम कार्यालय भी है। वहीं से दो बाइक सवार आए और उनसे 20,000 रुपये लूट के ले गए। कहाँ से आ रहे थे वकील साहब? वकील साहब बैंक से रुपए निकाल के जा रहे थे अपने घर, चौचा बनगांव में रहते थे वो। कितने रुपए की लूट हुई है? 20,000 रुपये की। कहाँ का मामला है ये कैनरा बैंक से जैसे ही आते हैं पीछे से जो एसएसपी ऑफिस है उसके पीछे से जो रास्ता है और वहीं ब्रेकर हैं, वहीं डीएम आवास भी है पास में ही, सामने डीएम कार्यालय भी है। करा दिया इसने? जी मुकदमा करा दिया पंजीकरण? हाँ, मुकदमा लिखे तहरीर कोतवाली में दे दिए। कोई गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खबर एटा जनपद से है, जहां 2.5 महीने से मेडिकल लेकर अनुपस्थित चल रही आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर दूसरे जनपद फर्रुखाबाद की रहने वाली बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची। तभी डीपीओ ने शासन और डीएम के आदेश द्वारा अन्य जनपद और प्रांत से आए प्रवासियों के आने वाले आदेश का पालन करते हुए डीपीओ ने सुपरवाइजर को क्वारंटीन करने के आदेश पर ऑफिस पहुंची एम्बुलेंस को देख सुपरवाइजर मौके से फरार हो गई। वहीं डीपीओ ने सुपरवाइजर के गायब होने के मामले की शासन को रिपोर्ट भेजकर लापरवाह महिला सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीपीओ संजय सिंह ने अन्य जनपदों से आने वाले कर्मियों को शासन और जिलाधिकारी के आदेश का पालन करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला एटा विकास भवन में स्थित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का है, जहां जयथुरा बाल विकास परियोजना पर तैनात मुख्य सेविका मुन्नी पाल 2.5 महीने से मेडिकल लेकर अपने गृह जनपद फर्रुखाबाद रहकर अनुपस्थित चल रही थी और सुपरवाइजर मुख्य सेविका मुन्नीपाल आज एटा डीपीओ ऑफिस जा पहुंची। वहीं डीपीओ को जयथुरा परियोजना पर ज्वाइन करने के लिए डीपीओ को आवेदन दिया। तभी एटा डीपीओ संजय सिंह ने कोविड-19 यानी कि कोरोना बीमारी फैलने का हवाला देते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और एटा जिलाधिकारी सुखलाल भारती के अन्य जनपद और प्रांत से आए प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनकी जर्नी हिस्ट्री के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन के आदेश का पालन करते हुए डीपीओ संजय सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी मदन वर्मा को अन्य जनपद फर्रुखाबाद से आई
मुख्य सेविका के ड्यूटी ज्वाइन करने के मामले को अवगत कराया। तभी सीडीओ मदन वर्मा ने सीएमओ अजय अग्रवाल को फोन कर मुख्य सेविका मुन्नी पाल को क्वारंटीन करने के लिए एम्बुलेंस भेजने के आदेश दिए थे। तभी विकास भवन कार्यालय पर क्वारंटीन कराने की सेवा में लगी एम्बुलेंस विकास भवन कार्यालय पहुंचने पर मुख्य सेविका मुन्नीपाल को क्वारंटीन एम्बुलेंस को देखकर हड़बड़ाकर अपनी निजी कार में बैठाकर फरार हो गई, जिसको लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने मुख्य सेविका के गायब होने की हरकत को शासन और एटा जिलाधिकारी सुखलाल भारती को पत्र भेजकर लापरवाह मुख्य सेविका के खिलाफ महामारी आपदा की कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वहीं टीपीओ ने अन्य जनपदों से आने वाले कर्मियों को गृह जनपद में रहकर लगातार ड्यूटी कर रहे शासन और जिला अधिकारी सुखलाल भारती के आदेश का पालन करने के आदेश दिए हैं। सर, एक मुख्य सेविका थी जैथरा में जो तैनात थी, उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा था क्वारंटीन के लिए। बताया रहा कि वो वहाँ से फरार हो गई, एम्बुलेंस आई थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, मुख्य सेविका की तैनाती जैथरा में है जी। और फर्रुखाबाद से 2.5 महीना मेडिकल अवकाश के बाद योगदान करने के लिए आई थी जी। और उसके लिए चूँकि फर्रुखाबाद अंतर जनपद से आई थी तो उनका मेडिकल चेकअप होना कोविड-19 को दृष्टिगत करते हुए प्रथम आवश्यकता थी जी। जिसमें सीएमओ साहब से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वार्ता की गई जी। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस देखते ही जाने से आनाकानी करते हुए विचलित हो गए। तो क्यों बुलाया था एम्बुलेंस को? एम्बुलेंस को उनको चेकअप के लिए बुलाया गया, क्वारंटीन कराने के लिए। क्वारंटीन कराने के लिए। दूसरे जिले से आई नहीं? क्या? दूसरे जनपद से आई थी जी, फर्रुखाबाद। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? अब चूंकि जब तक वो उनका क्वारंटीन या मेडिकल चेकअप की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है कोविड-19 के संबंध में जी, तब तक योगदान नहीं कराया जाएगा। तो क्या उनकी क्या प्लानिंग, मंशा क्या थी कि जो है जिस तरीके से कोविड समय में जो है लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बिना नौकरी बिना ड्यूटी जाए हुए वेतन निकाल के, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है? उनकी मंशा है कि योगदान करा लिया जाए। मैं क्वारंटीन के लिए इच्छुक नहीं है जी। क्वारंटीन जाने के लिए इच्छुक नहीं है, उनका मेडिकल ऐसे ही योगदान करा लिया जाए। क्या ये संभव है? ऐसा नहीं, बीमारी इतना फैल रही है कोविड। वर्तमान समय में चूंकि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं, शासन से भी शासन से भी आदेश प्राप्त हुए हैं। प्रवासियों को लेकर प्रवासी जो भी अंतर जनपदी आएंगे उनका पहले क्वारंटीन चेकअप होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? आबिद अली खान। मैं ग्राम प्रधान देवरिया मैनहा उतरौला विकास खंड का प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ। और हम सभी की समस्याएं ये हैं, सभी प्रधानों की समस्याएं हैं कि सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर हमारे गांव देवरिया मैनहा में बनाया गया, लेकिन जिसमें जो है माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीडीओ साहब और सारे पूरे मंडल के अधिकारी आए, जांच किया। जांच में हम लोगों को जो है शाबाशी देकर गए। नंबर 1 पे हमारा गांव जो है था। और जो भी खान पान की व्यवस्था हुई उसमें हमें जो है किसी से कोई सहयोग शासन प्रशासन से नहीं मिल रहा है। खान पान की, रहने की सारी व्यवस्था हम अपने पास से पैसा खर्च करके कर रहे हैं और जो है हमें कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। वीडियो साहब को जब फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन उठाती नहीं है, अगर उठाती भी है तो कहती हैं सचिव से बात कर लीजिए, हमने सचिव को बता दिया है। सचिव से वीडियो साहब का प्रतिभा जायसवाल। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में बीती रात बिजली शॉर्ट सर्किट से एक मकान में लगी भीषण आग, जिसमें कमरे में सो रहे दंपति की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मकान की खिड़की काटकर दोनों के शव को निकालकर जांच शुरू कर दी। तस्वीर है फिरोजाबाद के थाना टुंडला के भगवान आश्रम की, जहां एक मकान में बिजली शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें एक दंपति परिवार की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने से पहले ही दंपति ने दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड ने 2 शवों को मकान की खिड़की काटकर बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीतल प्रसाद शर्मा। शीतल प्रसाद जी, ये किस तरीके से घटना हुई और आपने क्या देखा? हमने ये देखा है कि यहाँ पर अजय कुमार मिश्रा अपनी पत्नी के साथ रहते थे, तो आज करीब 5 बजे करीब जो इनका एसी लगा हुआ है, एसी के विंडोज, एसी से ही मान लीजिए वो धुआं निकल रहा था। तो ये भाई साहब आए और भी मोहल्ले के आए, इन्होंने सबने हम लोगों को इकट्ठा किया, हम भी इकट्ठे हुए। तो 100 नंबर पर फ़ोन किया हमारी बेटी ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोबारा फिर फ़ोन किया तो मिल गया। उसके बाद मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने
पूरा लॉक था उनका, लोहे का भी उनका वो था, गेट था और अंदर से भी ताला लगा हुआ था। तो पुलिस ने आके मशक्कत के साथ बहुत 1 घंटे उन्होंने मेहनत करी। 1 घंटे में उनका सब्बल वब्बल लाके उसको तोड़ा गया गेट को, और अंदर खिड़की के द्वारा मतलब वो लोग अंदर सब गेट से ही अंदर गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें जो उनके हस्बैंड थे अजय कुमार मिश्रा, वो तो उनकी सांस चल रही थी और उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन सुना कि उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की अर्ध स्पॉट मृत्यु हो गई थी। सर, यहाँ जो आग लगी थी ये किस तरह की घटना थी, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, जो आग लगी है वो घर के अंदर लगी है और घर अंदर से बंद था। उसकी खिड़की और दरवाजे को तोड़ करके उसको एक्सेस करके पुलिस के द्वारा प्रयास करके आग बुझाई जा सकी है और फायर ब्रिगेड के तुरंत कार्रवाई करते हुए ये आग बुझी। अभी आग के कारण क्या रहे इस पर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से डेथ हुई है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। मौके पर आने के बाद में एविडेंसेस जो कलेक्ट होंगे उनके बेसिस पर हम लोग निश्चित कर पाएंगे कि आग का कारण क्या रहा और किस कारण से डेथ हुई। सर, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? अभी 2 लोगों की डेथ हुई है और दोनों दंपति हैं, उनकी मृत्यु हुई है और दोनों की डेड बॉडी मोर्चरी में है। जनपद फतेहपुर की नगर पंचायत खागा में कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते नहर पट्टी और रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लगने वाली सब्जियों की दुकानों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया था, जिससे कुछ दुकानदार अपनी ठेलियां में सब्जियां डोर टू डोर बेचने लगे। लेकिन गांव देहात से सब्जी लेकर आने वाले किसानों को जगह नहीं मिलती थी, इसलिए सब्जी विक्रेताओं व ग्रामीण किसानों के हितों को ध्यान में रखते क्षेत्र अधिकारी अंशुमान मिश्रा जी और नगर पंचायत के कर्मचारी ईओ लालचंद्र, जेई राजेश श्रीवास्तव, संदीप बाबू और अन्य कर्मचारी साथ रहे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद सब्जी की दुकानों को सुरक्षित तरीके से बेचने के लिए दुकानों पर उचित दूरी व सोशल डिस्टेंस को अपनाने का परामर्श दिया। यहाँ से नहीं होगी, आपकी सड़क की गहराई से, सड़क यहाँ से है ना, यहाँ से, तो यहाँ से 5 रहेगा, रहने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यवस्था तो हमको आने वाले समय में बना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद जालन में हुई सड़क दुर्घटनाओं में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला प्रशासन जालन को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी जालन डॉक्टर मन्नान अख्तर ने मौके पर पहुंचकर लोगों की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी जालन के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को तत्काल दूरभाष के द्वारा पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज से दी गई जानकारी। मुख्यमंत्री ने जनपद जालन में हुई सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हुए प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को 2 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान करने और समुचित इलाज कराने हेतु निर्देशित किया। सेकेंड नंबर पर फाइल बनाने की भर्ती करनी है। मोबाइल नंबर कहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ है? सर पीछे थोड़ा पीछे खड़े होके तेज आवाज में बोलना है। इनको सर की चोट है ना, होश में है। आप लोग यूपीएसआरटीसी की बस हम लोग जब तक फिलहाल के
की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।